गॉड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स हैं नहीं, मेरे ख्याल से आज छुट्टी मोड में है। तो इनमें एकदम ये वीडियो बन जाएगी तो फिर वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हम कल पढ़ाई नहीं हुई थी, कल हमने वी डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आज हम इसको क्विकली कर लेते हैं, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। तो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में ये चीजें हैं कि आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग हैं। ये तो खैर डेफिनेशन है स्टेक होल्डर की। ठीक है, तो हु विल कंट्रीब्यूट, हु विल नॉट कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि जनाब ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इसका स्कोप क्या है, इसके कौन लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो अच्छी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और जब आप सॉफ्टवेयर बना के जाएंगे तो उनको चेक कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है आपको। हर आदमी की बात नहीं सुननी है, पीपल विल मेक स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो तरीका बताया था कि 3 लेवल्स ऑफ रिक्वायरमेंट, तो जब आइडेंटिफाई करते हैं उसमें भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि जो स्पॉन्सर है उसकी ज़्यादा सुनना है, उसने ही आपको बुलाया है और वही आपसे कह रहा है कि मेरा मसला हल करो। तो बाकी चीज़ें हैं जो वो एक्सप्लेनेशन है, फंक्शनल मैनेजर या डिपार्टमेंटल हेड से पूछेंगे। और आखिरी चीज़ है जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, उनसे पूछेंगे। लेकिन उनकी कंसल्टेशन बहुत कम होगी, सिवाय स्क्रीन कैसा होना चाहिए, इसमें कौन सी चीज़ का होनी चाहिए, लेकिन ये फंक्शन कहाँ से आएगा, ये फीचर क्यों होना चाहिए, इसका कंट्रोल क्या होना चाहिए, ये सब ऊपर से आएगा। ठीक है, बिजनेस की नीड से आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन जब आप कर रहे हैं तो इसी तरह से आप उनको लेके चलेंगे, वरना वो आप सर्किल में घूमते रहेंगे। जो कीबोर्ड यूज करने वाला है उसकी थिंकिंग और उसकी जो समझ है वो इस हिसाब से नहीं है। ये हमने शायद पढ़ लिया था, लेकिन बहरहाल फिर से देख लेते हैं कि आपके जो की ऑर्गेनाइजेशन पेयर हैं उनको आपके साथ होना चाहिए। अलाइनमेंट का क्या मतलब है कि कुछ लोग किसी और तरह से सोचेंगे, किसी और तरह से सोचेंगे। तो आप उनको डिस्कशंस करने के बाद कि इस सॉफ्टवेयर का क्या फायदा है, ये सॉफ्टवेयर क्यों बन रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वो सारी अलाइनमेंट करनी जरूरी है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि जी हम कर रहे हैं, फिर अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं तो उसको आप एड्रेस करें। आखिरी चीज। ठीक है, ये वो चीज है कि आपके जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं इनको आप आइडेंटिफाई कर लें, और आपको उनका सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि आपको अच्छी टीम चाहिए होती है जो नॉलेजेबल और रिक्वायरमेंट दे सके। ठीक है, ये देख लिया था, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि जनाब ये इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो हाई इम्पैक्ट और हाई पावर वाले लोगों को आपके साथ होना चाहिए। अगर इस क्वाड्रेंट में कोई ऐसा आदमी है जो नेगेटिव है या जो नहीं चाहता प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, तो उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। एक दो लोग होंगे, लेकिन बहरहाल इनको हैंडल करना बहुत जरूरी है। जी, मैं आई एम गोइंग क्विकली, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ ये हमने पढ़ा हुआ है। गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, उसको मैं जरा अच्छी तरह से। अलाइनमेंट का मतलब है कि आपको रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए और कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या रोल है। जब आप किक ऑफ मीटिंग करते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं ना, तो जब आप किक ऑफ करते हैं तो उसका मतलब है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट जब आप करें तो आप लोगों से मीटिंग करें, उनको उनका रोल बताएं, आप क्या करेंगे, हम क्या करना है, और हमें सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है क्या। तो जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि आपका मसला हल हो जाए, तो आपके जो मसले हैं वो हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? ऑटोमेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो आप अगर हमें एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीजें करना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है। ठीक है ना? तो ये नहीं कि बस मैं आ गया हूँ काम करें। क्यों कर रहे हैं, ये वाई बहुत जरूरी है लोगों के दिमाग में, वरना वो इंगेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर ये हमने बताया था कि लोगों की डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है, लोगों की डिफरेंट सोच हो सकती है। तो
अगर आप उसको हैंडल नहीं करें तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स में चली जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। तो कल बात भी हुई थी कि लोग पोजीशन ले लेते हैं, फिर मैं सही हूँ और आप गलत हैं। दूसरा आदमी भी यही कह रहा है कि मैं सही हूँ आप गलत हैं, तो इसका कोई एंड नहीं है। तो ये इंटेंसिफाई होकर झगड़े की सूरत में या कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में जाएगी। ठीक है। तो हाउ टू हैंडल इट, इसमें बताया था सर ने कि लॉजिकल डिस्कशंस करते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या वजह है कि मैं आपसे डिफर कर रहा हूँ, मेरी सोच ऐसी है और आपकी सोच ऐसी है। तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि फिर भी डिस्कशन के बाद भी आपकी सोच मुख्तलिफ हो। आप कहते हैं भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वी आर थिंकिंग डिफरेंटली, और इसको आप इमोशनली नहीं लेते हैं, आप कहते हैं भाई मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, हम उसको बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है। तो यू डोंट टेक पोजीशन कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग। ठीक है। तो झगड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इसको जरा आगे चलते हैं, यहाँ से जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो पहला काम है कि आप रेगुलर आपको लोगों के साथ मिलना चाहिए, ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि भाई आपका जो इनपुट है वो वैल्यूएबल है। ठीक है। तो ये बात हो गई थी कि ट्रस्ट, कल काफी लंबी चौड़ी बात हुई थी कि ट्रस्ट कैसे होता है और मिस ट्रस्ट कैसे बनता है। आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है ट्रस्ट। अगर आपका एक्शन सही नहीं है तो मिस ट्रस्ट हो जाएगा, लेकिन आपके जो एक्शन है वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे। ये कल बात लंबी बात हो गई थी, तो प्रॉब्ली यू विल रिमेम्बर। फिर कोलैबोरेशन पे बात हुई थी कि कोलैबोरेशन कब होती है। तो कोलैबोरेशन के लिए आप बिठाएंगे लोगों से, बातचीत करेंगे, ओपन डिस्कशन करेंगे, लोगों की सुनेंगे। ठीक है। तो आप उनको बताएंगे कि भाई कोलैबोरेशन क्यों जरूरी है। जो सेकंड पॉइंट है कि जी रिक्वायरमेंट करेक्ट एंड कंप्लीट, तो कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट हो, सारी चीजें आप सही से बताएंगे, तो इसलिए कोलैबोरेशन जरूरी है। तो एंगेज करें अपने बिहेवियर से, कंडक्ट से लोगों को। फिर ये है कि विजुअल बनाना चाहिए, बीए को मॉडलिंग आनी चाहिए ताकि आप विजुअल बना सकें, प्रोटोटाइप बना सकें। उसकी समझ में आएगा तो वो इंगेज होगा। ये ऐसे ही कि मैं क्लास में पढ़ाता रहूं और आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपका मोटिवेशन या एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। आप बैठे तो होंगे क्लास में। इसी तरह से अगर मैं रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ और उनकी समझ में नहीं आ रहा है या आधी बात समझ में आ रही है, तो वो इंगेज नहीं हो पाएंगे। तो मुझे मॉडलिंग के थ्रू, बात के थ्रू समझाना जरूरी है, इंगेज करना जरूरी है। ठीक है ना। तो इंगेज होगा तो कोलैबोरेट करेगा। ठीक है। फिर आप रिक्वायरमेंट को रिफाइन कर लें, अच्छा ऐसा है तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए, रिफाइन कर रहे हैं आप उसके, पूछ पूछ के। फिर ये कि उसकी कोई गलत एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको पता है क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है कि उसके जहन में ऐसा कुछ है जो नहीं होने वाला है, तो वो आप बताएंगे। ठीक है। क्या फीचर मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्या फंक्शनैलिटी मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी, और किन टाइम लाइंस पे मिलेगी। ठीक है। ये सारी चीजें आपको बात करने की जरूरत है ताकि कोई गलत एक्सपेक्टेशंस ना क्रिएट हो जाए। ये टाइमलाइन के हवाले से है कि आपके पास जब भी रिसोर्स होगी वो लिमिटेड होगी और लिमिटेड टाइम होगा। तो अभी क्या चाहिए वो बताइए। ठीक है। अभी क्या चाहिए ये हमने डिस्कस कर लिया था। आई एम गोइंग ताकि मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूं। तो आपकी ट्रांस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सब सारी बातें पता हो लोगों को, कोई चीज छुपा के ना रखें। छुपाते कब है, जब आप इनसिक्योर होते हैं कि ये पता नहीं चलना चाहिए। भाई जो बातें प्रोजेक्ट की है लोगों को पता चलना चाहिए, इसको नोट करें, कोई टूल यूज कर लें। जिरा की बात हुई थी। बी ओपन टू द फीडबैक, मतलब ये नहीं कि जो मैंने कह दिया वो सही है। लोगों की बात सुने, उनको वैल्यूड फील कराएं कि हाँ जी आपने एक आता देखिए हमने एक कर दिया। तो उसका इंगेजमेंट बहुत बढ़ जाएगा जब आप उसको वैल्यू देंगे, उसकी बात सुनेंगे। ठीक है। फिर ये कि लोग भूल जाते हैं, पीपल टेंड टू फॉरगेट आफ्टर अ व्हाइल। तो आप हमेशा जो है वो, सॉरी क्या आ गया ये, माई लैपटॉप क्या हो गया इसको। थैंक यू। डॉक्यूमेंट रेफर कर सकते हैं आप। ठीक है।
तो हम जरा दूसरा टॉपिक खोल लेते हैं इसको। अब हमने सिर्फ रिवाइज किया था, तो लेट मी ओपन अप द नेक्स्ट ऑफिस को मैं शेयर कर लेता हूँ। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। चलिए। तो ये है बिजनेस एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर कॉन्सेप्ट मॉडल। तो कुछ चीजें आपने सुनी हुई हैं और एक आध चीज शायद आपने नहीं सुनी होगी, तो इसको हम बीए की बॉडी ऑफ नॉलेज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं। मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज का चैप्टर 2 है, जहाँ से ये मैंने लिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा, बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन बहरहाल अभी मैंने नहीं भेजी है क्योंकि जरूरी नहीं है। ठीक है, ये देखिए, मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और बिजनेस एनालिसिस में ये चार चीजें हैं जो शायद आपको आनी चाहिए। मैं तीन चीजें कहता रहा हूँ, लेकिन ये देखिए, कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जब लोगों के साथ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उनको बताओगे आपका प्रोसेस क्या है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। फिर जब सॉफ्टवेयर लगाने जाते हैं या करने जाते हैं तो उसमें क्या मुश्किलात आती हैं, ये एक चीज़ है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक पूरा सब्जेक्ट है जो आपको आना चाहिए। अगर आप रिक्वायरमेंट इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, आपको पता हो। तो कुछ चीज़ें सर ने सिखाई हैं। फिर ये है कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। एक और चीज लिखी हुई है जो चौथी चीज सर ने बताई है, वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे आप एनालाइज करेंगे। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ उसका क्या काम है। ये देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की नॉलेज है, बिजनेस की नॉलेज है, और ये पीपल हैंडलिंग है। ये जो तीन चीजें बताते रहे हैं सर, चौथी चीज देख रहे हैं आप, ये सारी जो है ना, ये आपकी जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, जो एनालिटिकल अप्रोच है या ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। चीजों को देख के इन्फर करना और चीजों को करना। ठीक है, तो ये आपको चलिए, दो लोग रह गए और छुट्टी मोड में सारे, नाश्ते मोड में। चलिए बहरहाल, तो ये तीन चीजें हैं। तो ये तीन चीजें तो आप देखते रहे। चौथी चीज देख रहे हैं आप, ये जो वो है पूरा रेक्टेंगल है जिसके अंदर ये एनालिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। जस्ट रेज योर हैंड और आस्क क्वेश्चंस, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है इसमें आप रिक्वायरमेंट लेते हैं। रिक्वायरमेंट हैज टू बी करेक्ट एंड कंप्लीट। तो ये बीए होता है, लोग उसको बता रहे होते हैं हमारे प्रॉब्लम ये है, ये जमा कर लेता है। ये वही है वाटरफॉल का मेथड, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कोडिंग। लेकिन ये काम में बीए इन्वॉल्व नहीं होता है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग। सकता है कि आप कहते हैं कि ये भी करना है आपके लेवल में, तो सब करना है, आपने सीखना है सब कुछ। लेकिन एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो ये वाला रोल प्ले करता है, फिर ये वाला रोल प्ले करता है। इनको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो फिर वो देखता है जी R1, R2, R3, जो रिक्वायरमेंट 1 है वो फंक्शनैलिटी 1, 2, 3 से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये काम भी उसका होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। आगे चला जाओ भाई। ये अल्लाह। अब ये जरा देखिए, बिजनेस एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम क्या है। वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, उनके प्रॉब्लम्स को देखेगा, उनके पेन एरियाज को देखेगा। अगर दोनों चीजें नहीं है तो कोई अपॉर्चुनिटी को देखेगा और देखेगा कि मुझे क्या करके देना है इनको। ठीक है, लेकिन उसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है जो मैंने आज बताया, एनालिटिकल अप्रोच, तो एनालिसिस आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोसेसेस क्या हैं, उसका कल्चर क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें आपको आप स्टडी करते हैं। एनालिटिकल अप्रोच, आप कहते हैं कि जनाब बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है और ये आपका सोल्यूशन है। तो दरमियान में जो रेड कलर से है, ये आपका वो चीज
चीज है जो सर ने बताया कि एनालिटिकल अप्रोच आपकी जो, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपको पता होना चाहिए उनके प्रॉब्लम के बारे में। ये आप टाइम लगाते हैं, पूछते हैं, मॉडल बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर कहीं जाके कहते हैं जी ये आपका सोल्यूशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। तो वो जो डायग्राम सर ने बनाई थी, ठीक है, तो हो सकता है एक से ज्यादा सोल्यूशन देंगे, मेरे हिसाब से सोल्यूशन नंबर 1 ये है, सोल्यूशन नंबर 2 ये है, सोल्यूशन नंबर 3 है। ठीक है। बीए क्या करता है, देखिए पढ़िए क्या करता है बीए। ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर डिस्कवर करता है रिक्वायरमेंट को, ऐसा नहीं है कि गैदर करता है। आपने कहा ये है रिक्वायरमेंट और ये है सोल्यूशन, तो ऐसा नहीं करता है वो। ठीक है। जो अगर ऐसा करता है तो उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट परस्पेक्टिव। उसने बताया और सोल्यूशन भी बताया और आपने बना के दे दिया उसको। ठीक है। बताओ क्या बनाना है, तो ये आप नहीं करते। आप क्या करते हैं, उससे पूछते हैं, सवाल करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हाँ जी ये है आपकी नीड। तो सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हो सकती है, ये सोर्स लिखा हुआ है, देखिए अंडरलाइन है। टूल हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, स्टेक होल्डर हो सकती है। अभी तक जो आपने देखा होगा कि जो रिक्वायरमेंट देने का तरीका है वो स्टेक होल्डर ही होता है, तो स्टेक होल्डर के अलावा भी है। आप तो जाके मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, कोई पुराना सिस्टम है, उसकी मैनुअल है, तो उससे पढ़ सकते हैं। आप उनके प्रोसेसेस देख सकते हैं, इसमें क्या वीकनेस है, प्रोसेस वीक था और आपने ऑटोमेट कर दिया, तो प्रोसेस पहले से ही करेंगे फिर ऑटोमेट करेंगे। या उनका कोई पुराना सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है, उसमें बहुत सारी वीकनेस है। सर जैसे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन, हाँ मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, बताता हूँ अभी इसका क्या मतलब है। इसका मतलब दो तीन है डॉक्यूमेंटेशन से। पहले टूल को एक्सप्लेन करो। टूल का मतलब है कोई पुराना सॉफ्टवेयर आपका बना हुआ है, तो ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन से दो तीन तरह से हो सकती है कि आपको कोई पुराना आपके पास यूजर मैनुअल था, वो डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। या फिर आपने कोई विजन मिशन बनाया है, तो वो पढ़ सकते हैं कि कंपनी चाहती क्या है। या कोई प्रॉब्लम या कोई और एसआरएस बना हुआ था और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो वो हो सकती है। तो एनीथिंग इन द राइट जो आपके पास, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। स्टेक होल्डर के जाने से पहले वो सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। आपको प्रोसेस का पता हो, चीजों का पता हो, ताकि आप सूटेबल डिस्कशन कर सके। आपको पता ही नहीं है, आप जाके पढ़ कर आइए। आपको पता ही नहीं है, आप जाके देख कर आइए। ऐसा ना हो कि स्टेक होल्डर ये बोले। ठीक है। तो एनी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स जो आप पढ़ सकते हैं। अब जरा ये पढ़िए, नीड क्या चीज होती है और ये कैसे इन्वेस्टिगेट करता है, क्लैरिफाई करता है। जब आप कस्टमर के पास जाएंगे तो वो बहुत सारी चीजें बताएगा, और जब आप उसको प्रॉब्लम से अलाइन करेंगे तो आप कहेंगे आपकी ये नीड है और ये नीड नहीं है। नीड नहीं का मतलब है आप कहते हैं ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। दैट इज ए डिजायर। ठीक है। तो जब आप वो सारी चीजें बनाएंगे तो उस पर टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी। और फिर जो आपका स्पॉन्सर है वो कहेगा भाई मैंने इसलिए थोड़ी बुलाया था, मैंने तो ये वाली रिपोर्टें बनवाने के लिए बुलाया था। तो वो कहते हैं आए हो तो ये भी बना दो, ये भी बना दो। तो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट, जो मांगा है वो देंगे आप। ठीक है। तो नीड क्या है उसका डिटरमिन करेंगे प्रॉब्लम से, उसको सवाल करके क्लैरिफाई करेंगे। और जो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, डिजायर उसकी ख्वाहिशात हैं, उसको आप रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अंडरलाइंग इशू क्या है, उसके अगेंस्ट कौन सी चीज है जो उसका मसला हल करेगी। ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, आपकी उसका रोल करता है, अलाइन करता है, डिजाइन करता है और सॉल्यूशन डिलीवर करता है। ठीक है। इसमें कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है? ठीक है। ठीक है। तो ये आखिरी जो चीज ऊपर से गिरी है वो ये कह रही है, क्या सवाल है? हाँ सर, ओके। ये कह रही है कि हो सकता है आप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना दें जो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मेरा मसला नहीं हल कर रहा हो, तो दैट इज नॉट ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो कोई खूबसूरत सॉफ्टवेयर या कोई अच्छा नेविगेशन वाला सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मसला हल होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये काम कैसे करते हैं, देयर आर स्टेप्स।
पहला तो ये है कि ये बीए है, तो ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये बताते हैं जी हमारा ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब वो एफआईबी करेंगे तो लिखा होना चाहिए ये प्रॉब्लम है। फिर आप एफआईबी करते हैं, तो प्रॉब्लम से शुरू होती है कोई भी प्रोजेक्ट है। स्टार्ट्स फ्रॉम द नीड, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। तो बताते हैं जी हमारी ये प्रॉब्लम है, अगर दो प्रॉब्लम है तो ये शुरू हो जाएगा, अगर 10 प्रॉब्लम है तो लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ही नीड्स टू राइट, लेकिन ये लिखने से पहले इसको क्या होना चाहिए, इसको वैल्यू पर्सपेक्टिव से नहीं जाना चाहिए इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं जाना चाहिए इसको, वैल्यू पर्सपेक्टिव से जाना चाहिए, सवाल करने चाहिए। ठीक है, तो उसके पास बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो समझ पाए। और इसको बीए की टूल्स एंड टेक्निक्स आनी चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोल्यूशन दे रहा है तो वो ग्रीन फील्ड नहीं होती है सोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज पता हो, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पता हो, तब जाके ये अच्छी रिक्वायरमेंट ले पाएगा। अभी उसको बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सवालात कर रहा है, बैठ रहा है, पूछ रहा है, मॉडलिंग कर रहा है, देख रहे हैं आप ये। आप यही कह रहे हैं कोई चीज मैंने गलत तो नहीं समझी। ये कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाके जहां पर कोई नहीं होगा पूछ रहा होगा। ये डिस्कशन एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जब तक मेरी समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उसको डॉक्यूमेंट करके सोल्यूशन रिकमेंड, ये थर्ड स्टेप होता है। तो पहला स्टेप क्या है, आपने आगे प्रॉब्लम बताई, अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी है तो मैंने जल्दी समझ ली, प्रॉब्लम बड़ी है तो विल हैव मोर मीटिंग्स, मैं डिस्कवर करूंगा, मैं एनालाइज करूंगा, आप जो कुछ कह रहे हैं, क्या मांगना चाह रहे हैं, आपके जहन में क्या है। ठीक है, और फिर मैं ये वाला रोल जो एनालाइज करने वाला रोल है ये, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि जनाब अगर आप पैराडोल मांगेंगे तो वो दे देगा, और इससे सर का दर्द नहीं सही हुआ क्योंकि आपने प्रॉब्लम बताई और दवा मांग ली। ये वाली चीज मिसिंग थी। वैल्यू पर्सपेक्टिव में आप डॉक्टर का रोल लेते हैं, प्रॉब्लम बताओ, फिर मैं करूंगा, रिपोर्ट मंगवाऊंगा, डायग्नोज करूंगा ना मसला क्या है, डायग्नोज करूंगा, फिर बताऊंगा ये वाली दवाई खाओ, ये सोल्यूशन है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये क्या करता है, क्या करता है जनाब, ये तो पहला काम करता है जो आप पढ़ते जा रहे हैं, कि प्रॉब्लम देखता है और आपके गोल्स को देखता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको मॉडल करता है, फिर क्या करता है, फिर कहता है अगर ये नीड है तो उसको मैच करता है या मैप करता है सॉल्यूशन के साथ, कि अगर ये नीड है तो ये देना चाहिए, ये नीड है तो ये देना चाहिए। फिर ये होता है कि अगर आप सॉल्यूशन बनवा रहे हैं तो आप इन हाउस बनवा सकते हैं, आपके पास अगर टीम है, आपके पास अगर 20 लोगों की टीम है तो आप खुद बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिएटेड। या फिर आप कहते हैं नहीं बाहर से बनवा लो सॉफ्टवेयर हाउस से, तो दैट इज कॉल्ड परचेज्ड। अब एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो भी ये बताता है कि आपके लिए ये ज्यादा बेहतर है, परचेज करना ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है, कि उनकी डोमेन की नॉलेज बहुत अच्छी होगी, वो 3 सिस्टम बना चुके हैं, आपकी टीम पहली दफा बनाएगी, इन एक्सपीरियंस होगी, ये सारी चीजें वो बताता है, नहीं तो आप अपने खुद से बनवा लें लोगों से। ठीक है, फिर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, कि चीज तो बन जाएगी लेकिन ये 1,500 लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इस्तेमाल करना या उनको इम्प्लीमेंट करना, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, चेंज मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, और फिर सारे स्टेक होल्डर कोलैबोरेट कर रहे हो, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या करना चाहिए। तो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में कुछ चीजें पता चली थी कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से आते हैं। ठीक है, ये वही चीजें हैं। तो ये कुछ चीजें आपने सुनी भी हैं, नीड का वर्ड सुना हुआ है, सोल्यूशन का वर्ड सुना हुआ है, वैल्यू का वर्ड सुना हुआ है। ठीक है, स्टेक होल्डर का वर्ड सुना हुआ है। तो नीड से लेकर सोल्यूशन तक का जो सफर है दैट इज ए चेंज। जो नहीं सुना होगा वो कॉन्टेक्स्ट का वर्ड नहीं सुना होगा, तो अभी जरा समझ लेते हैं व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीज चेंज होती है, जरा पढ़िए, समझ में आ रही है कि चेंज क्या चीज है, नीड क्या चीज है, नीड से शुरू होगी, प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको हमने
फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर आपने बना के दिया है, लेकिन उससे कुछ रिपोर्टिंग मिसिंग है, तो आप कहते हैं मुझे ये रिपोर्ट भी चाहिए, ये रिपोर्ट भी चाहिए, ये रिपोर्ट भी चाहिए। दैट इज ए नीड। ठीक है। जब आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो आप चेंज कर रहे होते हैं, यानी उसको बना के दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव कर रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि उसमें वो फंक्शनैलिटी नहीं है, आप फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। तो जो फंक्शनैलिटी दे दी, दैट इज ए सोल्यूशन। ठीक है। जो फंक्शनैलिटी आपने दे दी, जो नीड पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन आपने उसकी नीड पूरी करा दी, तो दैट इज अ सोल्यूशन। देखिए यही लिखा हुआ है, रिजॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज अ सोल्यूशन। नीड कहाँ से आई थी? अच्छा, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा, तो आई ट्राई टू क्लोज इट बिफोर। ठीक है। तो भाई नहीं चाहिए, लेट मी गो बैक। तो नीड कहाँ से आई थी? स्टेक होल्डर से। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या? ओके, ठीक है, चल जाओ भाई। जरा पढ़ लीजिए, व्हाट इज वैल्यू। वैल्यू एक तो हम कहते हैं मसला हल होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें यूजफुल ऑफ समथिंग, और टेंजिबल हो सकती है, इनटेंजिबल हो सकती है, ये वैल्यू होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का मसला हल करे, कोई चीज इंप्रूव करे, कोई चीज बेहतर करे, दैट इज वैल्यू। ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है। अब जरा आखिरी चीज देखते हैं, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या चीज होती है? अब मैं एक सोल्यूशन बना रहा हूं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। तो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में फीचर्स, फंक्शनैलिटी, ये सब होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? क्या वो मैं मीज़ान बैंक के लिए बना रहा हूँ? क्या वो मैं सिटी बैंक के लिए बना रहा हूँ? क्या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ? तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है कि जिन लोगों के लिए बना रहा हूँ उनका बिहेवियर क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी गवर्नेंस क्या है। तो इज इट इम्पोर्टेंट? आंसर इज यस। देखिए, अगर मैं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहा हूँ जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, हेल्दी है, और बेहतरी करना चाहती है, तो वहाँ प्रोजेक्ट आसान हो जाएगा। लेकिन मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें हायरिंग बहुत पार्टी के थ्रू होती है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को, अगर ये सब है, तो वहाँ प्रोजेक्ट करना आसान नहीं होगा, काम करना आसान नहीं होगा। तो बिजनेस एनालिसिस का काम जो है वो मुश्किल हो जाएगा, या रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम मुश्किल हो जाएगा, जहाँ लोग कोलैबोरेट नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इट्स नॉट ओनली रिक्वायरमेंट, इट इज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, द बिलीव ऑफ द पीपल एज वेल। ठीक है ना? तो लोगों का बिहेवियर बहुत डिपेंड करेगा आपकी सक्सेस पे, लोगों का कल्चर बहुत डिपेंड करेगा आपकी सक्सेस पे। ये बात क्लियर हो रही है? जी हो रही है। अगर हम एक से कंपनी का सोल्यूशन बना रहे हैं, तो जिसके पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो हम हेल्प करेंगे, आप बोल के कैन एक्सप्लेन, मुझे बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपको मैंने म्यूट तो नहीं किया हुआ? वक्कार को म्यूट किया हुआ है? हाँ बोलिए। सर, अगर हम किसी कंपनी के लिए सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब जिसके पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट उसने किसी को नहीं दिया, और हम फर्स्ट टाइम उसका बना रहे हैं, तो हमें तो मतलब मुश्किल होगी कि उसको प्रॉब्लम को समझना, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं होगा कि इसको कैसे क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे होगा। तो इसके लिए उसको नहीं तो पता। मुश्किल हो जाएगी। हाँ, उसको नहीं पता ना, मगर आप तो बनाते रहे हैं सॉफ्टवेयर, आपको डोमेन की नॉलेज है। वकार अपने आप को म्यूट कर लीजिए, इको आ रही है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो हाँ, आपकी बात सही है, उसको नहीं पता होगा, ये बात तो सही है, क्योंकि अगर वो बैंकर है तो बैंक चलाता है, अगर वो दवाई बेचता है, फार्मास्यूटिकल है, या कोई गाड़ी बनाता है, तो वो तो अपना बिजनेस चलाता है ना, उसको ऑटोमेशन का नहीं पता। तो फिर आपका रोल होता है एज रिक्वायरमेंट इंजीनियर, आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, सवाल पूछ के, समझ के। यही यही आपका रोल है एज रिक्वायरमेंट इंजीनियर, कि उस मसले को हल करना है। उसको तो नहीं पता है
उसने तो मसला बता दिया है। तो यू नीड टू एनालाइज, मॉडलिंग करके समझ के, हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके दें। आप अच्छा ये बना के देखो, अच्छा प्रोटो बना के देखो, अच्छा ये करके देखो। दैट इज द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मसला हल करना है, उसको नहीं पता है। ठीक है, इसमें नीड से ज्यादा कल्चर बहुत डिपेंड करेगा कि प्रोडक्टिव कल्चर है कि नहीं है। तो कभी मैं बात करूंगा हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा फिनिश कर लूं। अब ये वो चीज़ है जो ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हैं चेंज की और इसकी, तो वो जरा क्विकली देख लेते हैं। ये बॉडी ऑफ नॉलेज, नीड किसको कहती है, और नीड कहाँ से शुरू होती है, स्टेक होल्डर से शुरू होती है, और जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो दैट इज अ सोल्यूशन। देख लीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो रही है? जी। ठीक है, अब जरा ये वैल्यू और चेंज तो आपने पढ़ी हुई है, कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ी हुई है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या चीज होती है, कि जहां आप सोल्यूशन दे रहे हैं, आपको याद है मैंने कहा था कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शायद आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों को पढ़ा है। तो ये वही चीज है कि आपकी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत है। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ किसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो अनहेल्दी कल्चर है, सपोर्ट नहीं करती, तो वो कॉन्टेक्स्ट है, उनका बिलीफ सिस्टम, उनकी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो एनवायरमेंटल लिमिटेशन हो सकती है हार्डवेयर की, एनवायरमेंटल लिमिटेशन हो सकती है उनकी कल्चर की। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया था दुबई में, तो मैं पाकिस्तान में भी कर पाऊंगा? नहीं, पाकिस्तान का कल्चर अलग है, पाकिस्तान के लॉज अलग हैं। पाकिस्तान में आप ये नहीं कर सकते हैं और आप ये कर सकते हैं, तो दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये वो डायग्राम है जो आप देखते रहे, नीड से लेकर सोल्यूशन तक। ठीक है, और ये सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे। मैं एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है, बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव बैंक को दे रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट की सक्सेस आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसे बैंक को दे रहा हूँ जो जिसका पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो, ये जो ऑरेंज कलर का डब्बा है ना, ये सारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं होने देगा, क्योंकि लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस लेक्चर से? हमने ये सीखा कि 6 चीजें हैं। नीड है, और सोल्यूशन है, और वैल्यू, ये तो हम सुनते रहे हैं, और स्टेक होल्डर भी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, स्टार्ट डेट एंड डेट, ये पूरी चेंज है। कि रिपोर्ट नहीं थी तो मैंने रिपोर्ट दे दी, या सॉफ्टवेयर हटा के दूसरा सॉफ्टवेयर लगाया। तो चेंज का वर्ड हमने सीखा, ये सारी चेंज है। और दूसरा हमने ये सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की हार्डवेयर, ऑर्गेनाइजेशन की लोगों का एक्सपीरियंस इज ए कॉन्टेक्स्ट। यानी कोई चीज ऐसा नहीं है कि आप हर जगह वैसे ही होगी। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, उसकी एनवायरनमेंट, उसका कल्चर, उसके लोगों का एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, बनाई है, और एक बहुत अच्छी सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई है। लेकिन वही सोल्यूशन अगर मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूँ जहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो एप्लीकेशन मुश्किल से चलेगी, क्योंकि उनको, उनका बैकग्राउंड नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की एप्लीकेशन चलाने का। तो वो प्रॉब्ली एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है भाई ये बात? सॉरी, बस ये था लास्ट लेक्चर। इसमें कोई सवाल है तो पूछिए मुझसे। विल हैव 1 more minute। कोई ऐसी चीज जो आपको, जी सर, कोई सवाल नहीं है? चलिए, तो आज इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगा। 1 मिनट रह गया, खुद ही खत्म हो जाएगी। चलिए, समझ में आ रही है आज की बात? प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में हम एक क्विज ले लेंगे। क्विज ड्यू हो गया, लेकिन बहरहाल मैं बिजी था। ठीक है, तो सारे लोगों को बता दिएगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं पब्लिश भी कर दूंगा कि क्विज आप लोगों के ड्यू हो गए। क्विज है, असाइनमेंट्स है। बस 15 दिन रह गए, उसके बाद एग्जाम्स की डेट आ जाएगी। ठीक है।
कुछ रिवाइज करनी है तो बता दीजिएगा, तो हम रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके, कहाँ से बंद होगा? स्टॉप।